एनाप्लिरोसन और एनाप्लिरोटिक जो टर्म है, एनाप्लिरोटिक टर्म का मतलब होता है रिप्लेनिश करना। रिप्लेनिश का मतलब होता है फुलफिल करना, ठीक है, फुलफिल करना और रीजनरेट करना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रीजनरेट होता है? फर्स्ट जो पाइरुवेट होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पाइरुवेट होता है, पाइरुवेट से आगे चल के बनता है। अब तुमको एग्जाम में पूछेगा कौन कौन स्टेप में रिप्लेनिशमेंट होता है, तो टीसीएस साइकिल का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? टीसीएस साइकिल में, टीसीएस साइकिल को स्टार्ट होने के लिए उसका पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट। दैट मीन ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, बताओ? व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? एग्जैक्टली, जो पाइरुवेट है वो पाइरुवेट एक रिएक्शन में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर फिर से मैं बोलूंगा कि ऑक्सैलो एसीटेट, इसके जगह अगर तुमको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देखने को मिले, घबराना मत, एसिड से एक H+ आयन बाहर कर दोगे तो इसका जो एस्टर फॉर्म है ऑक्सैलो एसीटेट वही बचेगा। अब ये बताओ ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन की प्रोडक्ट होता है? 4 कार्बन, राइट। पाइरुवेट कितने कार्बन की प्रोडक्ट होता है? 3 कार्बन। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते ऑक्सैलो एसीटेट मतलब 3 कार्बन से 4 कार्बन प्रोडक्ट बना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली एक CO2 ऐड हुआ है, यहाँ पर बेसिकली एक CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, जिसके चलते पाइरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो देखो ऑक्सैलो एसीटेट क्रेब्स साइकिल की जो एंड, ऑलमोस्ट जो एंड होता है जहां पर क्रेब्स साइकिल, वहां पर ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्मेशन होता है कि नहीं? अगर तुम बोल सकते हो कि क्रेब्स साइकिल का जो टीसीएस साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो एसीटेट है, या तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑक्सैलो एसीटेट जैसे ही फॉर्म होता है वो तुरंत किसको एक्सेप्ट करता है? एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट करता है। देखो ऑक्सैलो एसीटेट में कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन। और एसिटाइल कोए में कितना कार्बन होता है, बताओ? एसिटाइल कोए में कितना कार्बन होगा? 2 कार्बन होगा। अब याद है, ये दोनों अगर मिल जाए तो टीसीएस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है सिट्रेट, और सिट्रिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन प्रोडक्ट है। अब समझ में आया? यहाँ पर एक फर्स्ट फुलफिलमेंट और रिप्लेनिशिंग रिएक्शन में क्या होगा, पाइरुवेट जो है वो एक CO2 इसमें ऐड होगा, तो पाइरुवेट 3 कार्बन था तो 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट जो एसिटाइल कोए बनाता है, ये एसिटाइल कोए कहाँ से बनाता है? ये एसिटाइल कोए भी पाइरुवेट से ही बनाता है, याद है? पाइरुवेट से CO2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा और 3 कार्बन से 2 कार्बन एसिटाइल कोए फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो एसिटाइल कोए जो है ये 2 कार्बन प्रोडक्ट है और यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन प्रोडक्ट है, तो सिंपल मैथ है, 4 और 2 को मिला दो बन जाएगा 6। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड और सिट्रेट, ठीक है। तो एक रिप्लेनिशिंग रिएक्शन ये हो गया कि जहां पर पाइरुवेट से क्या फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट। सेकेंड रिप्लेनिशिंग रिएक्शन के नाम कोई बता सकते हो मुझे? जो सेकेंड रिप्लेनिशिंग रिएक्शन है क्या उसका नाम कोई बता सकते हो मुझे? एनीवन? जो सेकेंड रिप्लेनिशिंग रिएक्शन होगा उसमें ग्लाइकोलाइसिस का जो एक प्रोडक्ट है, दैट मीन पाइरुवेट है, पाइरुवेट का जस्ट आगे का प्रोडक्ट, पाइरुवेट का आगे का प्रोडक्ट का क्या नाम है? फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, राइट? यस और नो? तो फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट में कितना कार्बन होता है बेटा? 3 कार्बन होता है इसमें भी, ठीक है। तो फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट से क्या होता है? फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट से इसके साथ एक बाइकार्बोनेट आयन ऐड होता है। अब देखो जो ब्लड CO2 होता है, ठीक है, दैट मीन अगर बॉडी की बात करें, बॉडी में अगर CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस इंटर करता है और ब्लड में अगर डिसॉल्व होता है CO2, तो CO2 डिसॉल्व होने के बाद वो फिर गैसियस फॉर्म में नहीं रहता है। CO2 एक बार डिसॉल्व होने के बाद वो
बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में वो रिलीज होता है। बेसिकली एक कार्बनिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बनिक एसिड CO2 एंड वाटर के चलते फॉर्म होता है। तो CO2 कहाँ से आता है, जो हम बॉडी में बनता है CO2, वही CO2 पानी के साथ मिक्स होता है और कार्बनिक एसिड फॉर्म करता है। तो उसी कार्बनिक एसिड से अगर मान लो उसका अगर एनायनिक फॉर्म अगर बाहर आता है तो वो CO2 फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि कार्बनिक एसिड में एक कार्बन है, राइट। तो वही कार्बन आगे ऐड होगा और क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट, जो 4 कार्बन प्रोडक्ट है। तो सेकेंड रिप्लेनिशिंग स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आएगा जो 3 कार्बन कंपाउंड है, बाइकार्बोनेट इसके साथ ऐड होगा, क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म कर देगा। क्लियर। यहाँ पर एक और स्टेप होता है, इस स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बट नाम से पता चल ही रहा है ना कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर में, यस और नो। तो वो फॉस्फेट ग्रुप बाहर जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर। तो क्या हम इस स्टेप को बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिव्यांश, सारिया, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो स्टेप है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में एक फॉस्फेट ग्रुप था, वो फॉस्फेट ग्रुप को लेके ADP, ठीक है, ADP फॉस्फेट ग्रुप को लिया, ATP में कन्वर्ट हो गया और बाहर निकल गया, और बचा क्या, ऑक्सैलो एसीटेट। इसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं, इसको एकदम बिना फॉस्फेट ग्रुप का छोड़ दिया, कहीं का नहीं रहा है ये। तो वही बात, बेचारा अकेला हो गया बिना फॉस्फेट ग्रुप का, तो इसको सहारा देने के लिए आ गया 2 कार्बन लेके एसिटाइल को है। एसिटाइल को बोला कि तू रो मत बेटा, तू 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, मैं 2 कार्बन वाला कंपाउंड हूँ, दोनों मिलके बड़ा कंपाउंड बनाएंगे, और दोनों मिलके क्या बना दिया, सीट्रेट बना दिया। फिर से यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट हो गया प्रोडक्ट का। तो सेकेंड रिप्लेनिशमेंट रिएक्शन समझ में आया सबको। फर्स्ट में पाइरुवेट से हो रहा था, सेकेंड में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से हुआ। क्लियर, यस और नो। चलो अब थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, फिर से बनाऊंगा। अब इसमें थर्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये भी फिर से पाइरुवेट से होगा, पाइरुवेट इन्वॉल्व होगा इसमें। तो चलो पाइरुवेट यहाँ पर आ गया, पाइरुवेट आया। अब पाइरुवेट से यहाँ क्या बनेगा, मैलेट। क्या मैलेट इस कंपाउंड का नाम तुम लोगों ने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल में? एग्जैक्टली तुम लोग पढ़े थे मैलेट का नाम। तो पाइरुवेट यहाँ पर अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है, मैलेट भी यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर क्या होगा, फिर से जो बाइकार्बोनेट है, जो CO2 है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैलेट फॉर्मेशन होगा, CO2 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ऐड होगा, दैट मीन एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड होगा, और यहाँ से 3 कार्बन से पाइरुवेट बन जाएगा मैलेट में। अब देखो मैलेट भी रिसाइकल होता है क्रेब्स साइकिल में, राइट। तो मैलेट भी एक इम्पॉर्टेंट रिप्लेनिशमेंट प्रोडक्ट है और रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो TCA साइकिल है उसको हम क्यों एनाप्लेरोटिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें जो पाइरुवेट होता है और पाइरुवेट उसको छोड़ के भी एक जो और प्रोडक्ट होता है जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, इन दोनों प्रोडक्ट जो TCA साइकिल का अदर्स प्रोडक्ट होता है, दैट मीन ऑक्सैलो एसीटेट एंड मैलेट, इन दोनों में बार बार इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज होने के कारण क्या होता है, जो क्रेब्स साइकिल है वो बिना कोई रुकावट के, बिना कोई झंझट के चलता रहता है लंबे टाइम तक। मतलब जब तक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। और उसको रिप्लेनिश फुलफिल कौन करता है, फुलफिल करता है पाइरुवेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पाइरुवेट से 2 प्रोडक्ट बनता है, एक पाइरुवेट से बन रहा था ऑक्सैलो एसीटेट, एक पाइरुवेट से बना मैलेट।
इतना क्लियर है दोनों को? चलो, अब नीट पर्पस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि कैन पाइरूवेट डायरेक्टली एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? यस और नो? पाइरूवेट कहाँ फॉर्म हुआ था? पाइरूवेट फॉर्म हुआ था साइटोसोल में, दैट मीन सेल का साइटोप्लाज्म में, सेल का जो फ्लूइड विस्कस मैट्रिक्स, सेमी सॉलिड विस्कस मैट्रिक्स था उसमें फॉर्म हुआ था, ठीक है। साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में फॉर्म हुआ था कौन? पाइरूवेट। क्या वो पाइरूवेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मीन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्या उसके मैट्रिक्स के अंदर जा सकता है डायरेक्टली? यस और नो? क्यों नहीं जा सकता है? खैर छोड़ो, अगर नहीं जा सकता है तो क्या होता है उसके बदले में? पाइरूवेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, दैट मीन माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस करके मैट्रिक्स तक नहीं जाता है। उसके बदले में पाइरूवेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है। वो कौन है? जो हर एक रिएक्शन में आता है, चाहे वो फैट का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो, वो कौन है? एसिटाइल कोए। इसका क्वेश्चन आया था नीट में, तुम लोगों को कराया भी था, याद है? कॉपी कॉपी पलट के देखा था या जस्ट जाके कॉपी मतलब रख दिया और सर ने पढ़ा दिया नीट में हो जाएगा, बस हो गया? आगे चलते ऐसा मत करो। जो भी मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, ठीक है? बोर्ड कम, थोड़ा सा नीट ओरिएंटेड में ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम लोग उसमें स्कोर करो, बोर्ड में स्कोर करो। उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना तुम्हारा कोई फ़ायदा है, क्योंकि 11th का रिजल्ट काउंट नहीं होता है। एकदम सीधी सीधी बात मैंने बोला। चाहे तुम बोर्ड में अच्छा स्कोर करो, चाहे तुम, हाँ अब ये नहीं कि बोर्ड में मैंने बोल दिया कि तुम स्कोर मत करो इसके मतलब तुम 40-50% नंबर लेके आ गए। कोशिश करो कि 70-80% के आसपास नंबर लाओ, क्योंकि जितना अच्छे से तुम पढ़ोगे, जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उतना ही तुम स्कोर भी बढ़िया करोगे। पर इतना ध्यान रखो कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें नीट का पर्पस ज़्यादा रहेगा, ठीक है? जो तुम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट तुमको कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट देखो, नीट नहीं होना वो अलग बात है, बट एक सिंसियर एफर्ट अगर तुम अपने तरफ से दोगे, तुम्हारे पास सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने एफर्ट दिया था, ठीक है? सर ने पढ़ाया था और मैंने एफर्ट भी दिया था। अगर मैं पढ़ा दिया और तुमने एफर्ट नहीं दिया, मेरा काम है तुमको गाइड करना कि कहाँ से क्वेश्चन पिक हो सकता है, वो पॉइंट पढ़ाना, उसको रिवाइज करना, उसके ऊपर और मेहनत करना, वो तुम्हारा इंडिविजुअल एफर्ट है। वो अगर तुम नहीं करोगे तो वो आगे तुम्हारी कमी रह जाएगी। कोई बात नहीं, देखो मेरा पर्पस है पढ़ाना। अब पढ़ाने के लिए चाहे मुझे फ्री में पढ़ाना पड़े या मिनिमम फीस लेकर पढ़ाना पड़े, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं स्कूल में भी तुम लोग को फ्री में ही पढ़ाता था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 9-10 के साथ था, 11-12 के साथ नहीं था, फिर भी मैं फ्री में पढ़ा रहा था 11 और 12 को। खैर 12 तो मुकुल सर मेरे 1 महीने पहले आया था, तो एक मुकुल सर पढ़ा रहा था, पर 11 को पढ़ाने का, जो हायर पढ़ाने का काम था वो मेरा था, ठीक है? तो उसमें मैं क्यों तुम लोगों को कम दूँ? अगर मुझे फीस नहीं मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है, उसके बदले मैं तुमको कंटेंट क्यों कम दूंगा? क्योंकि मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम मुझे याद रखोगे। चलो, 2 क्वेश्चन है, देख लेना। जो जहाँ पर फर्मेंटेशन की टॉपिक लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ पर नीचे 2 क्वेश्चन है, एक हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा। अब फर्मेंटेशन तो तुम लोग पढ़ लिए, फर्मेंटेशन तो तुम लोग पढ़े, फर्मेंटेशन में तुम लोग को ये भी पता चल गया कि 2 टाइप का केमिकल फॉर्म होता है, एक अल्कोहल, दूसरा एसिड। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नीट में अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया कि विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, विच आर द प्रोडक्ट, which product is not a part of fermentation, तुमको 3 ऑप्शन दिया, अल्कोहल, एसिड और उसके साथ एस्टर, अल्कोहल, एसिड, ईथर, अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड।
अल्कोहल एसिड, और क्या हो सकता है, खैर छोड़ो कोई नहीं, कीटो ग्रुप दे दिया, ठीक है। अब बताओ कौन सा गलत होगा, वो बताओ कौन सा सही होगा, सॉरी कौन सा सही होगा। तुमको मान लो नीट में क्वेश्चन आया कि which of the following products are part or a result of fermentation। एक में तुमको बोला अल्कोहल, ठीक है, कॉम्बिनेशन दिया एसिड एस्टर। एक में तुमको दिया, सेकेंड ऑप्शन में दिया अल्कोहल एस्टर ईथर। थर्ड ऑप्शन में दिया अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड। फोर्थ में दिया अल्कोहल एसिड ईथर। बताओ थोड़ा सोच समझ के बताओ, इनमें से, इन चारों में से कोई बात नहीं, वो भी ऑप्शन में अलग अलग है कम ना, मुझे कोई कंफ्यूजन इन दोनों में डाउट ही नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। which option will be the right one। इन चारों ऑप्शन में से जो चारों में जो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, जो भी केमिकल का नाम लिखा हुआ है, वो केमिकल इन कौन सा ऑप्शन में करेक्ट केमिकल का नाम लिखा हुआ है, तीनों करेक्ट केमिकल का नाम लिखा हुआ है जो फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट है। ये जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में which one is correct? ऑप्शन नंबर, सारिया का कहना है 4, दिव्यांश का कहना है 3, ठीक है। राइट ऑप्शन इज 3। एल्कोहल फॉर्म हुआ था कि नहीं फर्मेंटेशन में, इथेनॉल फॉर्म हुआ था ना, लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ था ना, और एल्कोहल फॉर्मेशन से पहले एल्डिहाइड भी फॉर्म हुआ था ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहां से पिक होता है। थोड़ा सा अटेंटिव रहो, ठीक है, थोड़ा सा अटेंशन दो, बाकी काम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो अल्कोहल एंड एसिड जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, दोनों ही हैजर्डस केमिकल है। हैजर्डस मतलब अगर दोनों का मात्रा ज्यादा होता है तो वो नुकसान करता है। फॉर एग्जांपल जो लिकर वगैरह होता है, ठीक है, जो भी ड्रिंक होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है, वो अगर ज़्यादा मात्रा में कोई पीता है तो उसको नुकसान होता है। एसिड होता है, एसिड अगर मान लो बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हो, ठीक है, बॉडी में एसिड कंटेंट भी ज़्यादा होता है तो भी बॉडी को तकलीफ होता है। तो देखा जाए तो बाय नेचर दोनों हैजर्डस होता है, मतलब दोनों हार्मफुल होता है अधिक मात्रा में। तो जो अल्कोहल होता है वो तो ईस्ट प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? सिंगल सेल यूकैरियोट। बेसिकली ईस्ट एक टाइप का फंगस होता है, ठीक है। तो ईस्ट जो होता है वो नेचुरली फर्मेंट करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। जो ईस्ट होता है वो नेचुरली फर्मेंट करता है और वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। तो नेचुरली फर्मेंटेड जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है वो कभी भी 13% से ज्यादा नहीं होता है, लेस देन 13%। क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर ये अल्कोहल का मात्रा 13% से ज्यादा हो जाएगा तो ईस्ट जो है विल कॉज डेथ टू ईस्ट। मतलब जो अल्कोहल बना रहे खुद उसका ही मौत हो जाएगा, प्रोड्यूसर का डेथ हो जाएगा, ठीक है। अगर अल्कोहल का मात्रा नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट में अगर 13% से अगर ज़्यादा होता है तो ईस्ट जो है उसका डेथ हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस और प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो अल्कोहल का मात्रा होता है वो ऑलवेज 13% से कम होता है। एक इम्पॉर्टेंट तुमको पॉइंट मिल गया यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट में अल्कोहल का मात्रा कितना होता है। बिलो 13%, मोर देन 13%, 1%, सॉरी नन ऑफ द अबव, ऐसे कुछ पूछेगा तो बिलो 13% होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल भी याद रखो क्योंकि आजकल नीट में
कभी भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत फेवरेट टॉपिक है नीट का, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि मान लो तुमको 4 ऑप्शन दे दिया और फिर पूछा कि इनमें से कौन नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो कुछ याद रखो जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो मार्केट में नाम चलता है, उन्हीं में से नाम कुछ याद रखो। फॉर एग्जाम्पल एक होता है केफीर, ठीक है, एक होता है क्यूमिस, फिर होता है जिंजर बियर, वे लिक्विड। ये जो प्रोडक्ट्स होता है ये नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट, और भी नाम होता है, ये चारों प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक प्रोडक्ट और आता है याकुल्ट, जिसके अंदर भर भर के एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है। गुड बैक्टीरिया, बेसिकली गुड बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, मतलब लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करने वाला, वो उस बैक्टीरिया का गुड अमाउंट प्रेजेंट होता है याकुल्ट, और उसके जो प्रोडक्शन होता है उसको भी प्रमोट करता है। तो ये केफीर, क्यूमिस, जिंजर बियर, वे लिक्विड जो भी होता है बेसिकली नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर अल्कोहल का मात्रा 13% से कम होता है। इतना क्लियर है दोनों को? ओके। याकुल्ट का नाम कुछ सुना ही होगा, खैर छोड़ो, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, बस एग्जाम्पल जरूरी है, बस एग्जाम्पल जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। ये तो हो गया नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल का मात्रा 13% से ज्यादा नहीं होता है, लेस देन 13% होता है नेचुरली में। अगर हम बात करें जो हम केमिकल यूज करते हैं लैब में, जो यूज करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में, बायोलॉजी लैब में, जो जब भी तुम लोग आगे चलकर डॉक्टर बनोगे, तुम लोग अल्कोहल लेके बहुत सारा काम करोगे। जब कोविड आया था, कोविड के टाइम में याद है 70% अल्कोहल नाम से बहुत एक प्रोडक्ट चल रहा था, 70% अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल का मात्रा 70% और 30% था एग्जैक्टली सैनिटाइजर, जिसके अंदर 70%, 65 to 70% अल्कोहल चल रहा था। ये क्यों चल रहा था अभी तक? तो तुम पूछोगे सर अभी अभी आपने बताया कि नेचुरली फर्मेंटेड, मतलब नेचुरली अल्कोहल जो भी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर अल्कोहल का मात्रा 13% से ऊपर नहीं जाता है, तो सर इतना परसेंटेज, हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कैसे बनता है? जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, तुम लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में, उसका परसेंटेज होता है 99.9% प्योरिटी होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है 99.9% भी होता है, 99.99% भी होता है, ठीक है, मैक्सिमम इतना ही होता है। अभी एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे बनता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल बेसिकली बनता है बाय द मैकेनिज्म ऑफ, बताओ केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े हो तुम लोग ये मैकेनिज्म, डिस्टिलेशन, याद है? डिस्टिलेशन मैकेनिज्म पढ़े हो ना तुम लोग केमिस्ट्री में, ये सुनो। डिस्टिलेशन में क्या होता है? सुगर, हाईली कंसंट्रेटेड सुगर, ठीक है, सुगर सॉल्यूशन, एमिनो एसिड सॉल्यूशन लिया जाता है और उसको 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में उसको कंटिन्यूअसली लंबे टाइम के लिए उसको लगातार उसको वेपराइज किया जाता है, और वेपराइज करने के बाद उसका पानी वेपर आउट होके बाहर जाता है, ठीक है, पानी छोड़ देता है, और जो बचता है वो बचता है कंसंट्रेटेड अल्कोहल। तो ऐसे बनता है प्योर और हाईली कंसंट्रेटेड अल्कोहल। तो अगर एग्जाम में पूछे कि 30 मोर देन 13% और जो अल्कोहल का परसेंटेज जिसमें 13% से ज्यादा होता है, वैसा अल्कोहल किस मेथड से बनाया जाता है, तो सिंपल सा आंसर है बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिस्टिलेशन, जिसमें हाईली कंसंट्रेटेड सुगर एमिनो एसिड सॉल्यूशन को 80 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लगातार उसको डिस्टिल किया जाता है, और फिर पानी को बाहर किया जाता है, और पानी को सेपरेट किया जाता है, और बेसिकली जो बचता है वो होता है प्योर अल्कोहल और हाईली कंसंट्रेटेड अल्कोहल। प्योर कहना गलत है, मतलब प्योर करने के लिए तो इतना करना पड़ता है, पर हाईली कंसंट्रेटेड अल्कोहल बनता है। इतना क्लियर? चलो, तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन क्यों नहीं है? क्यों क्वेश्चन नहीं है?
अच्छा एक बात बताओ, जो अभी अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरूवेट कहाँ एंटर कर रहा था? पाइरूवेट को जाना था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारा खेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है। तो पाइरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए किस में कन्वर्ट होना था? एसिटाइल कोए। बट ये प्रोसेस क्या इतना सिंपल है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाइरूवेट यहाँ पर 3 कार्बन प्रोडक्ट है और एसिटाइल कोए 2 कार्बन प्रोडक्ट है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं एक CO2 गायब हो चुका है, तो एक CO2 बाहर गया है, ठीक है। फर्स्ट इतना जान लो, एक CO2 बाहर गया है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो वो एंजाइम का नाम क्या होगा? PDH, बेसिकली हम इसको कहते हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम का नाम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। क्लियर? बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, मतलब ये एंजाइम जो होता है 3-4 और भी प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म में होता है वो बेसिकली। और यहाँ पर क्या होगा, NAD+ मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि इसके पास ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? अब पाइरूवेट के पास जो बचा कुचा तो प्रोटॉन है उसको लेके ये बेचारा गायब हो जाएगा, NADH एंड H+ बना के ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये कोएंजाइम ये कहाँ से आया? ये कोएंजाइम ये आया ना बेटा, यहाँ पर ये कोएंजाइम A भी आएगा यहाँ पर। कोएंजाइम, तब देखो क्या क्या हुआ, इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखो। कोएंजाइम A आया, यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है, CO2 बाहर गया, फर्स्ट कोएंजाइम A, सेकेंड CO2 बाहर गया, इन दोनों रिएक्शन को कौन कोऑर्डिनेट किया? दोनों रिएक्शन को कोऑर्डिनेट किया पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इन दोनों को बाहर जाने के बाद, बाहर भेजने के बाद जो पाइरूवेट था वो 3 कार्बन प्रोडक्ट था और कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोए में। अब रिएक्शन कंप्लीट होते होते, मतलब जाते जाते, NAD+ जो कि एक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, फिलहाल के लिए ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है और उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बेसिकली सिंपल बात करें तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। कहाँ से? पाइरूवेट से एक्सेप्ट करेगा और खुद रिड्यूस होके बाहर निकल जाएगा। और आगे चल के यही एसिटाइल कोए होता है जो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सलो एसिड के साथ रोटेट होता है, मतलब ऑक्सलो एसिड के साथ बन के ये क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड, और वो सिट्रिक एसिड का डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता रहता है। तो यहाँ पर क्लियर पूरा रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस था, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ यहाँ पर। ग्लाइकोलाइसिस के मल्टीपल स्टेप के थ्रू ब्रेक डाउन होके जो एंड प्रोडक्ट बना वो क्या है? पाइरूवेट। क्लियर? अब ये पाइरूवेट को एंटर करना है किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रहा था? साइटोसोल के अंदर चल रहा था। अब ग्लाइकोलाइसिस जैसे साइटोसोल के अंदर चल रहा था, वहाँ पर एंड प्रोडक्ट बना पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट जैसे मैंने बताया डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर, दैट मीन उसको पार करके मैट्रिक्स के अंदर वो नहीं जा सकता है, उसके बदले पाइरूवेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोए। क्या ये एसिटाइल कोए में डायरेक्टली कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। इसके लिए मतलब इतना इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ मैकेनिज्म होता है इसके लिए। क्या होगा? एक कोएंजाइम ए अंदर आएगा, मतलब कोएंजाइम ए ग्रुप ऐड होगा, ठीक है, CO2 बाहर जाएगा, क्योंकि पाइरूवेट 3 कार्बन है और एसिटाइल कोए 2 कार्बन है, कहीं ना कहीं एक कार्बन लॉस हुआ है और वो कार्बन लॉस इन द फॉर्म ऑफ CO2। यहाँ तक समझ में आया? कोएंजाइम में ऐड हुआ पाइरूवेट के साथ, एक CO2 बाहर निकल गया और दोनों रिएक्शन को कोऑर्डिनेट किसने किया? दोनों रिएक्शन को कंप्लीट कराने में कौन हेल्प किया? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है वो हेल्प किया, ठीक है। इसको शॉर्ट में PDH के नाम से भी हम जानते हैं। और
जाते जाते एसिटाइल कोई जैसे फॉर्म हो रहा था, इसके बदले में पाइरुवेट से Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है जो पाइरुवेट से इलेक्ट्रॉन को लेके खुद रिड्यूस होके बाहर निकल जाएगा और बचेगा कौन एज ए प्रोडक्ट एसिटाइल कोए। अब यही एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में रन होगा। क्लियर? क्लियर कि नहीं दिव्यांश? चलो तो फिर आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं फर्मेंटेशन, और नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसमें एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं पढ़ाऊंगा, कैसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोटॉन को लेकर पानी में कन्वर्ट होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछना, ठीक है? फिलहाल अभी के लिए कोई भी डाउट हो, इंस्टेंटली कोई डाउट हो तो पूछो, बाद में कोई डाउट मन में आए तो मुझे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट।